हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? पहली वीडियो आपने देखी, बढ़िया लगी? ओके, आज भी फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो भी हम विद इन 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे और पूरा रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड, ये 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेज। चलिए बेटा, फ्रेज की बात करें तो फ्रेज का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है बट उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, दैट विल बी कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज के अंदर भी कैटेगरीज होती है। फ्रेज 3 कैटेगरी की बात करें, एक प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, दूसरा होता है बेटा राइट ना, देखिए एक मिनट, देखो बेटा, फ्रेज के अंदर भी कैटेगरीज होती है। फ्रेज के अंदर पहला होता है प्रपोजिशनल फ्रेज, दूसरा होता है नाउन फ्रेज, तीसरा होता है वर्ब फ्रेज। तो हमने बात की फ्रेज का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, दैट विल बी कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज के अंदर कैटेगरीज है, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, ये सब बात करते हैं फ्रेज की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा है आपके बुक में, दूसरा क्या दे रखा है? क्लॉज। चलिए अब क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है कि जहां पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, दो चीज मिलकर के क्या बनता है? क्लॉज। क्लॉज का मतलब, क्लॉज दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। चलिए सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, प्रेडिकेट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है या पर्सन या थिंग्स जिसके लिए राइट ना वर्क किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और बाकी सब्जेक्ट के अलावा किसी एक सेंटेंस में जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट विल बी कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि क्लॉज के अंदर दो पार्ट होता है, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं कि जो क्लॉज है, क्लॉज के अंदर कितने तरह के क्लॉज होते हैं बच्चों? क्लॉज के अंदर दो कैटेगरी है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ऐसा क्लॉज जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, जो बेसिकली दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, यहां लिखा है यहां पे लिखा है बेसिकली मेन या इंडिपेंडेंट, जैसे हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब ये जो क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? प्रेडिकेट। जैसे राम ट्रेवल बाय ट्रेन, राम ट्रेवल बाय ट्रेन। अब राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, ट्रेवल बाय ट्रेन क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। और ये क्या है? पूरा एक अपना इंडिपेंडेंट है, राइट? तो एक होता है क्लॉज के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज में भी डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा, बट उसकी अपनी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, राइट ना? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, सी मेट एन ओल्ड लेडी हु वॉज वेरी बोल्ड। अब यहां पे देखा जाए कि ये वाला पॉइंट, तो एक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि वो एक ओल्ड लेडी से मिला, ये बेटा ओल्ड लेडी से मिला, दैट मींस इंडिपेंडेंट है। आगे लिखा है हु वॉज वेरी ओल्ड। अब जैसे हम केवल ये बात बोले कि हु वॉज वेरी ओल्ड, जो कि बहुत बूढ़ी थी, तो बूढ़ी कौन थी? ओल्ड लेडी। मतलब यहां पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया? डिपेंडेंट, और ये वाला क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि क्लॉज का मतलब होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो। फिर दूसरी बात हमने सीखी कि क्लॉज दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसका अपना खुद का एक कंप्लीट सेंस निकलता है, ओके? और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? जिसका अपना खुद का एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे क्या लिखा है? लेट्स स्टार्ट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लॉज के बारे में हमने सीख लिया। फिर नेक्स्ट आता है सेंटेंस। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है?
सेंटेंस का मतलब यहां पे आपके बुक की लैंग्वेज में लिखा, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। ओके बेटा, अब बेसिकली इसको हम और सिंपल वर्ड में बोले तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस के अंदर बहुत सारे पार्ट मिल करके फिर एक कंप्लीट बेसिकली सेंटेंस बनता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ओके बेटा, दूसरी बात, तीसरी बात, इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, है ना, ट्रांसिटिव वर्ब होगा, नॉन ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ये सारी चीजें मिला करके बेसिकली सेंटेंस बनता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सेंटेंस के अंदर इतनी चीजें हमें पढ़नी है। चलिए लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहला यहां पे क्या लिखा है जरा देखिए बेटा, आई विल स्टार्ट, हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, सेंटेंस के अंदर सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? सब्जेक्ट। हमने बोला सब्जेक्ट का मतलब थिंग्स या पर्सन जिसके बारे में बताया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट। दूसरी बात प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस के अंदर सारी चीजें जो दे रखी हैं, दैट विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के एक्शन के बेसिस पे जो राइट ना किया जाता है, जो उसके लिए जो काम किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो वर्ब के एक्शन के बेसिस पे जो वर्क किया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहां लिखा है ए पर्सन या थिंग्स अफेक्टेड बाय द एक्शन। वर्ब के एक्शन से जो बेसिकली अफेक्टेड होता है, मतलब जिसके वजह अफेक्टेड होता है, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने मोहन के लिए डोसा बनाया, राइट ना। अब राम ने जो मोहन के लिए डोसा बनाया, तो यहां पे बेसिकली क्या बनाया? क्या बेटा? डोसा। तो डोसा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? राम ने श्याम के लिए। श्याम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब का एक्शन जहां जिसके लिए काम करता है, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसके लिए काम करता है, वर्ब का एक्शन जो अफेक्टेड होता है, जिससे अफेक्टेड होता है, दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसके लिए होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये तो सिंपल होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट लिखा है वर्ब। और वर्ब की बात करें तो वर्ब के अंदर भी दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट वर्ब का मतलब अलग होता है, जो बेसिकली पर्सन या टेंस के बेसिस पे बेसिकली चेंज होता है, दैट विल बी कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो बेसिकली नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में यही होता है कि एक में पर्सन या टेंस के बेसिस पे जहां पे वर्ब चेंज होता है, ओके, और एक में फाइनाइट नॉन फाइनाइट में यही फर्क है, एक में पर्सन या थिंग्स के बेसिस पे बेसिकली जहां पे वर्ब चेंज होता है, और एक में पर्सन या थिंग्स के बेसिस पे वर्ब चेंज नहीं होता है, उसी को फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बोलते हैं। अभी हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पे देखो आ गया वर्ब के अंदर, वर्ब की बात करें तो यहां पे आ गया एक है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि जहां पे बेसिकली नंबर या टेंस के बेसिस पे जहां पे वर्ब चेंज होता है उसे फाइनाइट बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है जहां पे पर्सन या थिंग्स या टेंस के बेसिस पे वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, दैट विल बी कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसके अंदर भी बहुत सारे वर्ब की कैटेगरीज होती है। जैसे फाइनाइट वर्ब में क्या बात करें, डू डज की बात करें, हैव हैज की बात करें, हैड की बात करें, सेल की बात करें, राइट ना। ये सब क्या होता है? पर्सन के बेसिस पे चेंज हो जाते हैं, राइट। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में जहां पे पर्सन या नंबर्स के बेसिस पे कोई चेंजेस की बात नहीं की जाती है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर भी हमने बताया इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। पहला इन्फिनेटिव वर्ब होता है, दूसरा पास्ट एंड राइट ना प्रिंसिपल पास्ट एंड प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, जेरंड होता है, ओके बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये सब इसके नॉन फाइनाइट के एग्जांपल हैं, ओके। इसके अंदर और भी होते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखा है मॉडल्स की बात करते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं। ये सब बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब के
पोर्शन है। चलिए, तो ये सब हमने बता दिया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पहली बात बताई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस कितनी चीजों को मिलकर के बना है। तो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है। अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा, थिंग्स या पर्सन जिसके बारे में बताया जाता है, दैट इज सब्जेक्ट। फिर हमने बताया वर्ब, वर्ब के अंदर दो बातें हैं, राइट ना, वर्ब के अंदर दो बातें हैं, एक फाइनाइट वर्ब हो सकता है या नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो जो पर्सन या थिंग्स या टेंस के बेसिस पे की जाती है, जो वर्ब चेंज होता है, दैट विल बी फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मतलब जो वर्ब पर्सन या थिंग्स या टेंस के बेसिस पे चेंज नहीं होता है, वो बेसिकली नॉन फाइनाइट होता है। इस पे इन्फिनेटिव आ सकता है, पार्टिसिपल प्रेजेंट पास्ट आ सकता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, इन्फिनेटिव का मतलब वो वर्ब जो बेसिकली नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। ऐसे सिंपल समझ लो, नाउन की वजह यूज किए जाते हैं और वर्ब के पहले हम टू यूज करते हैं। और पार्टिसिपल वर्ब जो होता है पास्ट प्रेजेंट, तो पास्ट की बात करें तो जिसमें वर्ब की जगह हम क्या करते हैं, वर्ब में ईडी जोड़ करके बात करते हैं। और प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ करके यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट। फिर जेरेंड हो गया बेटा, जेरेंड में भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में जो कि नाउन की जगह यूज किया जाता है जेरेंड, जिसमें कि हम लोग जैसे स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस वर्ड्स में हम जेरेंड्स की बात करते हैं। लेट्स चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। जब हम टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में होता है डू डज, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर होता है। तो ये सब सारी वर्ड जो हैं दैट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स का आपको पता है, कैन, कुड, ये सब होते हैं। ट्रांसिटिव मतलब होता है जो वर्ब बेसिकली जो फोर्स करे, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। और इनट्रांसिटिव मतलब अदर देन ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके बाद, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने वर्ब की बात कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेंटेंसेज है, सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो बातें हैं। सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो बातें आती हैं, एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। मतलब जो सेंटेंसेस है उसके अंदर दो बेस है, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं और एक फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन से आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पहले हम फंक्शन की बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। फंक्शन में सबसे पहला दे रखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंस स्टेटमेंट, ओपिनियन, है ना, स्टेटमेंट ओपिनियन, ओके बेटा, और इससे रिलेटेड होता है। ओपिनियन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, व्यूज हो गया, इस तरह से रिलेटेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। मतलब एक लाइन में समझ सकते हैं कि प्रपोजल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ओपिनियन हो गया, इस तरह से स्टेटमेंट जो इस तरह से रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं दैट विल बी कॉल्ड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। और दूसरा क्या लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर 4-5 चीजें आती हैं जो सेंटेंस बेसिकली कमांड से रिलेटेड है, प्रपोजल से रिलेटेड है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड है ना। कमांड, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, परमिशन, इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस जो बनते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस से रिलेटेड होता है, दैट विल बी कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमने बताया डिक्लेरेटिव क्या होता है, ये बताया, इंपरेटिव सेंटेंस बताया। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो सब बच्चों को पता होगा भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो बातें, एक विथ हेल्पिंग वर्ब, एक व्हाट, व्हेन, इस टाइप से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें, या तो ज्यादा खुशी चाहे गम, मतलब किसी चीज को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। ओके, चलिए, तो हमने फंक्शन में आके बताया कि फंक्शन के अंदर जो सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर 4 चीजें आती हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव में जो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ओपिनियन से रिलेटेड है, प्रपोजल से रिलेटेड है, ओके, ये सब जो वर्ड्स जिससे से रिलेटेड होता है दैट विल बी डिक्लेरेटिव। फिर हमने बताया
इंपरेटिव, इंपरेटिव में क्या बताया, कमांड, ऑर्डर, प्रपोजल, परमिशन, रिक्वेस्ट, ये सब से रिलेटेड है, दैट विल बी इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव, और चौथा हमने क्या बताया आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। टाइप स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई सेंटेंसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब जिस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की बात की जाती है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल। या ऐसे बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, और बेसिकली राइट ना ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके केस में उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। चलिए यहां पे लिखा होगा, यही जो मैंने बोला यही लिखा होगा इसमें। नेक्स्ट 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 क्या लिखा है जरा देखो, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज अभी हमने डिस्कस किया था, क्लॉज का मतलब ने बताया था, याद है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होना चाहिए, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज के अंदर दो टाइप होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट। वही बात हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई जो कंपाउंड सेंटेंस है, जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस उसे बोलते हैं जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज गिवन हो। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब दो सब्जेक्ट हो और दो प्रेडिकेट हो, और दोनों इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से लिंक अप ना हो, एक दूसरे से लिंक उनका ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब बात आती है, आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब इंडिपेंडेंट है। वो तो बेटा सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है, लेकिन कुछ हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहे हैं जिस वर्ड्स को आप माइंड में रख करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहां पे दोनों वर्ड क्या है, दोनों राइट ना क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे और दिया हुआ है, ओके बेटा, और दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है, एंड दे रखा है, और दे रखा है, एल्स दे रखा है, एट दे रखा है। कुछ वर्ड्स हमने आपको नोट्स में लिखवाए थे, वो सब वर्ड्स जो होते हैं वो मेंशन होते हैं। तो ऐसे केस में हम ये मान लेते हैं कि बेसिकली यहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, जैसे इसमें आपके बुक में दिया भी है, फॉर, एंड, और, बट, एट, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हैं, और वो दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंडिपेंडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल्दी। नेक्स्ट बेटा हमने क्या बताया है जरा देखो, सिंपल बता दिया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड बता दिया। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर याद रखना है कि जहां पे बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक एक वर्ड समझिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो। ओके, डिपेंडेंट का मतलब जिसकी खुद की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट करता है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। और एक लास्ट आता है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब जहां पे दो इंडिपेंडेंट हो जाए और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाए। ओके, तो या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें चार, एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट की बात की जा रही है, एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, वो सिंपल है। फिर हमने बात की दूसरा कंपाउंड, जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की जा रही है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए कुछ हमने वर्ड्स बताए जिसको हम देख करके ये समझ लेते हैं कि जनरली इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे वर्ड्स क्या है, और है, एट है, राइट ना, बट है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं राइट ना, जिसे हम एंड है, ये सब हम देख करके। फिर तीसरी बात ही है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमने क्या बताया, जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज की बात की जाती है, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स को पहचानने के लिए बेटा हमने 5 बातें लिखवाई आपके नोट्स में। 5 बातें वो हैं कि जहां पे
5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई यहां पे कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पहला हमने बताया होगा, याद है बेटा, एक हमने बताया होगा टाइम, बताया होगा टाइम के बेस पे, एक प्लेस के बेस पे, एक टाइम और प्लेस के बेस पे, कंडीशन के बेस पे, है ना, याद है। ये हमने कुछ आपको 4-5 बात बताई थी जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो सब वर्ड्स टाइम के बेसिस पे, क्लॉज के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे, मैनर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि नहीं। उसमें बहुत सारे हमने नोट्स आपको लिखवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट बेटा। नेक्स्ट चलिए इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये तो हमने सेंटेंस की बात कर ली, अब आ गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या आ गया? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस 5 मिनट 10 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे 30 मिनट के लिए, उसमें नई चीज लेके चलेंगे। चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, पैसिव को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स होता है? तो बेटा इसके लिए रूल्स आपको याद रखना है। जैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको याद करना है कि भाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिकली सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। ओके, उसके बेसिस पे फिर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे जैसे हम आपकी बात करें, यहां पे सबसे पहला हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहला आइडेंटिफाई करना कि भाई सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। बट जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसके पहले हमें एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बाय। चलिए ये तो पहली बात हो गई, पहला रूल हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, जैसे अब यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सिंग ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही है, वर्ब क्या है जरा बताओ? सिंग है। तो यहां पे सबसे पहले हम चेंज करने के लिए इस सॉन्ग को हम कहां पे ले जाएंगे? सब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट में क्या ले जाएंगे? ही को जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो इसके पहली बात तो ही को हमें चेंज करना पड़ेगा, अभी हम रूल्स बताने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम ही को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके पहले हम क्या ऐड कर देंगे? बाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल हमने बता दिया कि भाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर क्या रोल है। फिर दूसरा रोल होता है, दूसरे रोल में, अच्छा छठा पॉइंट आ गया। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट में हम ये देखते हैं कि ये जो टेंस है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हमने पहचाना। फिर दूसरी बात हम ये बात करते हैं, ये देखते हैं कि भाई जो जो सेंटेंस दिया है इसको जो चेंज करना है ये किस टेंस में दे रखा है, और फिर हम टेंस को चेंज करते हैं। अब भाई टेंस को कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले हम सेंटेंस में टेंस को पहचानते हैं कि भाई ये टेंस किससे रिलेटेड है। इफ प्रेजेंट सिंपल है तो उसको चेंज करने के लिए हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, इसको चेंज करेंगे। इफ जो सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, इफ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इफ जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट राइट टेंस में दे रखा है तो हम क्या करते हैं? उसको चेंज करने के लिए हैव एंड हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, एज वेल एज बच्चों ये भी याद रखना है, ऐसे हमें इफ सेंटेंस जो है जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इफ वो पास्ट टेंस में दे रखा है तो उसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि भाई पास्ट सिंपल है तब तो चेंज करने के लिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज वेल एज पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड टेंस में। पहला हमने प्रेजेंट बताया,
पास्ट बताया, ऐसे ही हम फ्यूचर टेंस को भी चेंज करते हैं। फ्यूचर टेंस को चेंज करने के लिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कंडीशनल को चेंज होता है, शैल बी प्लस वर्ब की फॉर्म, या उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसमें भी हमने रूल आपको लिखवा रखा है सारी चीजें, ये रूल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, टेंस। पहला हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करते हैं आपस में, हमने बताया। उसके बाद दूसरा रूल क्या बताया, फिर हम सेंटेंस को पहचानते हैं किस टेंस में दिया है, उसके टेंस को हम फिर चेंज करते हैं, जो हमने दूसरा रूल बताया। अब हम तीसरे रूल की बात करें, तीसरे रूल में फिर हम चेंज ऑफ प्रोनाउन, फिर प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज करने के लिए भी रूल दे रखे हैं, जैसे आई को मी में, ही को हिम में, अभी आया था ना ही को हिम में, सी को हर में, यू को यू में, दे को देम में, इट को इट में, वी को अस में, हु को होम में, राइट ना, ऐसे मैं चेंज करूंगा। ये भी हो गया। फिर चौथा वर्ड हमने पहले ही बता दिया था कि भाई सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। इसके अलावा आगे लिखा है व्हेन देयर आर ऑब्जेक्ट देयर आर टू पॉसिबल सेंटेंसेज, मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट है तो वहां पे दो सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब पांचवी बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया छठा, चेंज इंपरेटिव सेंटेंस। चेंज इंपरेटिव सेंटेंस में फिर आप ये देखेंगे, इफ इंपरेटिव सेंटेंस है तो वहां पे चेंज करने के लिए हम सबसे पहले ये पहचानते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है। इंपरेटिव सेंटेंस अभी हमने बताया क्या होता है, जो कमांड से रिलेटेड होता है, परमिशन से रिलेटेड होता है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड होता है, प्रपोजल से रिलेटेड होता है ना। तो जिससे रिलेटेड होगा वहां पे यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर राइट ना ऑर्डर्ड। ओके बेटा, जिससे रिलेटेड होगा ये सेंटेंस हम ऐड करके फिर आगे सेंटेंस को जो हमने रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने बता दिया अल्टीमेटली, और इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है या नोट्स में एक बार देख लेते हैं नोट्स में दिया है कि नहीं। मतलब एक बार हम और भी देखते हैं कि भाई अल्टीमेटली इफ कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, उसको हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। बट उसमें ये चीज देखते हैं माइंड में कि भाई जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है या क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन से, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरफ से वर्ड, तो उसके बेसिस पे हमें चेंज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब को हम पहचानते हैं कि ये किस टेंस से रिलेटेड है और उस टेंस का फिर रूल्स लगा देंगे। जैसे डू डज से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा गया तो डू डज ऑब्वियस सी बात है वो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अल्टीमेटली दोस्तों हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि एक्टिव पैसिव वॉइस में भी 6-7 रूल हमने बताए। सबसे पहले रूल की बात की कि भाई सबसे पहला रूल तो ये होता है कि हम उसको जज करते हैं कि इस सेंटेंस जो हमें चेंज करना है उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो उसके पहले हम क्या ऐड कर देते हैं, बाय। फिर हमने दूसरी बात सीखी कि हम सेंटेंस का टेंस पहचानते हैं कि किस टेंस में दे रखा है और उस टेंस के बेसिस पे उसको हम चेंज कर देते हैं। तीसरा प्रोनाउन को चेंज करते हैं। चौथा फिर हम चौथे की बात क्या करते हैं बेटा, चौथा में हम ये देखते हैं कि भाई वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल बताया वो अप्लाई करेंगे। और पांचवा रूल हमने बताया कि इफ क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है तो हम इंपरेटिव सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, राइट ना, ये परमिशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, जिससे रिलेटेड सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट करके बाकी जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करके हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने दूसरी क्लास आपको कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया बच्चों, केवल 2 चीजें कवर की, एक सेंटेंसेज और एक क्या कवर किया, एक्टिव पैसिव वॉइस। फिर हम लोग आधे घंटे 20 मिनट के लिए मिलेंगे जिसके अंदर बाकी ग्रामर का जो पोर्शन है वो सारे कवर करेंगे, उसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।